Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सौरभ सर। यार देखो, आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, आज का टॉपिक करने के बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स क्लास 12 का, वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हमने जैसे वादा किया था मैंने आप लोगों से कि फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड जो भी एपीएमटी, एम्स और आईआईटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएंगे उस पर, और फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको कवर करेंगे। तो बेसिकली सिलेबस का जो वीडियो है वो आज लास्ट वीडियो है, उसके बाद क्वेश्चन की वीडियो आएंगी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक है ना, आज का भी टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखो हमारे पास ना दो तरीके के स्फीयर होंगे, एक होगा कंडक्टिंग, एक होगा हमारे पास कंडक्टिंग। देखो कंडक्टिंग के अंदर क्या होगा, मैंने पिछली वीडियो में ना शेल का करवाया था। शेल अंदर से खोखला होगा, अंदर चार्ज जीरो होगा। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, वो हो जाएगी हमारी जीरो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना हमारी इनसाइड, वो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और बाहर के लिए जो आउटसाइड होती है वो होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे चार्ज क्यू था, ठीक है। तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो है, बाहर ही हमारा आंसर है। तो जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है, ध्यान रखो अभी के लिए याद रखो कि जो कंडक्टर होता है उसमें अगर हम कोई चार्ज देते हैं, जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे ही है। बेशक अगर वो सॉलिड भी है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर की हम बात करें तो यहाँ पर चार्ज होगा ही नहीं अंदर। जो चार्ज हम उसको देंगे भी तो उसके सरफेस पे आ जाएगा। तो कंडक्टर जो है, कंडक्टिंग स्फीयर की हम बात कर रहे हैं सॉलिड, उसके जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। तो जिसकी वजह से जो ये सॉलिड जो स्फीयर हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिंग वाला, वो बिल्कुल सेम होगा जो हमने शेल का पढ़ा था। तो अगर आपको कंडक्टिंग का करना है तो आप शेल का कर लो, दोनों का सेम ही रिजल्ट है। और अगर आपको शेल का पढ़ना है तो शेल के लिए पिछली वीडियो में मैंने कवर कर रखा है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। सिमिलरली हम सिलेंडर का भी ऐसे ही कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। कंडक्टिंग के साथ हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंडक्टिंग है तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और जो कंडक्टर के अंदर चार्ज होता ही नहीं है तो उसके सरफेस पे होता है। तो सारा काम जो होगा इनसाइड तो जीरो होगा, और सरफेस पे हम निकाल लेंगे आउटसाइड गॉसियन सरफेस बना के। मैंने पिछली वीडियो में करवाया हुआ है, तो अगर आपको कंडक्टिंग का करना है तो आप शेल का कर लो, दोनों सेम बात है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, अब हम जो करने वाले हैं नॉन कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग हम जो लेंगे वो होगा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब बॉल नहीं है, बॉल अंदर से खोखली नहीं, जो सरफेस पे ऐसा नहीं है। लड्डू होता है ना, जैसे लड्डू बिल्कुल सॉलिड स्फीयर है, अंदर तक भरा हुआ है, उस तरीके के सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं, जो कि नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तो उसकी इनसाइड और आउटसाइड हम फील्ड निकालेंगे। इसमें भी हम यूज करने वाले हैं गॉस लॉ। सो बेसिकली कैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो कंसीडर कर लो यार, हमारे पास एक स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग, जिसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है, और इसका जो चार्ज है वो पूरी वॉल्यूम पे फैला हुआ है। पूरी वॉल्यूम, अंदर भी ठोस है ये, तो पूरी वॉल्यूम पे फैला हुआ है। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है। मैंने बताया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हम एक डिफाइन करते हैं चीज, जिसे हम रो कहते हैं। तो इसका जो स्फीयर का जो है वो है रो दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनसाइड और आउटसाइड। कैसे करेंगे, मैंने आपको सिखाया था, हम एक गॉसियन सरफेस चूज करते हैं। तो गॉसियन सरफेस हम कैसा बनाएंगे, स्फीयर है तो हम एक अंदर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लेंगे, जिसकी रेडियस स्मॉल आर होगी, वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, क्योंकि हमने उसको अंदर बनाया है, ठीक है। तो क्या करते थे हमने हमेशा से ये सीखा है कि हम एक छोटा सा पैच ले लेंगे, एक छोटा सा पैच ले लेंगे, उस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगी, बाहर को, और एरिया वेक्टर भी कहां होगा, बाहर को, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो एरिया वेक्टर भी हो गया बाहर को। तो हम इसके लिए अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अब गॉस थ्योरम। क्या होती है, फॉर क्लोज सरफेस E डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, लेकिन इस केस में एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, हम एप्सिलॉन लिखेंगे सिर्फ। एप्सिलॉन नॉट तो हम एयर के लिए लिखते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एयर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम किसी मीडियम में बैठे हैं, तो मीडियम में हम एप्सिलॉन नॉट लगाकर हम सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप जानते हो E का मैग्नीट्यूड और एरिया वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल जीरो हो गया, तो cos 0 1 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो cos थीटा आता है, तो cos 0 1। तो E का मैग्नीट्यूड द इंटीग्रल ऑफ ds वेक्टर इक्वल टू, अब आप देखो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास रो है, ठीक है, बहुत सिंपल है। लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा चार्ज लेना है,
चार्ज पूरा लेना है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है वो चार्ज लेना है। ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस के बाहर हम कुछ नहीं जानते, हम जो भी काम करेंगे गॉसियन सरफेस के अंदर करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो चार्ज लगाना है वो गॉसियन सरफेस के अंदर तक का लगाना है, मतलब जितना गॉसियन सरफेस तक फैला हुआ है उतना, उससे बाहर हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखो चार्ज की वैल्यू हमें निकालनी है, तो चार्ज पर न्यूटन रो होता है, तो क्यू कितना हो गया, रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम में प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि वॉल्यूम कौन सी लेनी है। वॉल्यूम हम पूरे बड़े स्फीयर की लेंगे या छोटे गॉसियन सरफेस वाले की लेंगे। ऑफ कोर्स हम वॉल्यूम किसकी लेंगे, गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन का जो वॉल्यूम है वो लेंगे, क्योंकि हम जो चार्ज ले रहे हैं वो गॉसियन तक का ले रहे हैं, तो वॉल्यूम भी तो गॉसियन तक की लगेगी। तो वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो हम लगाएंगे पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि रेडियस जो है स्मॉल आर है। यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे जब हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बहुत सिंपल। अब आप जानते हो ये डीएस क्या है, डीएस है हमने एक छोटा सा पैच लिया है गॉसियन सरफेस पे, तो जब उसको इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा गॉसियन सरफेस आ जाएगा। तो जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल है, और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है हमारे पास, इंटू 4π, रेडियस स्मॉल आर लेनी है क्योंकि हम गॉसियन की बात कर रहे हैं, और नीचे एप्सिलॉन था, तो रो 4/3 पाई आर की क्यूब बाय एप्सिलॉन। तो 4π से 4π कट गया, r² से a कट गया, पूरा r² इससे कट गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें इनसाइड मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है, दिस इज रो r/3 एप्सिलॉन, रो r/3 एप्सिलॉन फॉर r लेस देन कैपिटल R, यानी इनसाइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी विच इज रो r/3 एप्सिलॉन। अब देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस r पे डिपेंड कर रही है, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। ठीक है, अभी हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। हाँ, पिछली वीडियो में मैंने ग्राफ भी नहीं करवाए थे एक दो टॉपिक के, तो मैंने ग्राफ इस वीडियो के लिए रखे थे ताकि सबका इकट्ठा बता सकूं, ताकि आपको एज अ टॉपिक ग्राफ्स याद हो सके। ठीक है, तो ये इनसाइड का आ गया। अब हम सिमिलरली आउटसाइड का निकालेंगे, बट एक बात ध्यान रखना, आपको कभी भी गॉसियन सरफेस यूज करना हो ना तो मेथड सेम है। हम इनसाइड निकालनी है तो इनसाइड एक गॉसियन सरफेस लेट करते हैं, उसका एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं और हमारा सिंपल आंसर आ जाता है। तो ध्यान रखना, जो भी काम होता है वो गॉसियन सरफेस के लिए होता है। ठीक है, तो चलो यार आउटसाइड की निकालते हैं, फटाफट इसको नोट कर लो और हम चलते हैं इसका आउटसाइड क्या होगा वो देखते हैं। तो आओ यार अब हम आउटसाइड की निकालते हैं। अगेन हमारे पास वही स्फीयर है जिसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर थी। इस बार हम गॉसियन सरफेस कहां बनाने वाले हैं, इस बार हम गॉसियन सरफेस बाहर बनाएंगे जिसकी रेडियस हमारी स्मॉल आर है। इस बार जो स्मॉल आर है वो रेडियस से हमारा बड़ा है, आर है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अगेन हम गॉसियन सरफेस पे क्या लेट करते हैं, हम गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेट कर लेते हैं, वही पैच लेट कर लेते हैं, और ये जो पैच की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां जा रही है, अगेन बाहर जा रही है। सेम लॉजिक, इसका एरिया वेक्टर भी कहां होगा, एन कैप बाहर ही होगा। तो ये आ गया पैच। तो अगेन हमारे पास हमें वही सेम इक्वेशन, वही काम करना होगा। इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय, इस बार हम एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं क्योंकि हमारा गॉसियन सरफेस मीडियम से बाहर को बना हुआ है। अब देखो ई का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ई डॉट डीएस को कैसे लिखूंगा, ई का मैग्नीट्यूड डीएस का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब देखो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो हम ई का मैग्नीट्यूड को बाहर कर देते हैं और इंटीग्रल लगाते हैं सिर्फ डीएस का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, अब क्यू अगेन हम ये लगाएंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू वॉल्यूम। इस बार वॉल्यूम कौन सी आएगी, अब देखो चार्ज कहां तक हमारा बाउंडेड है, हमारा चार्ज सिर्फ यहीं तक है, इतनी वॉल्यूम तक है, हमारा पूरा बाहर तक तो नहीं है ना चार्ज, हमारा चार्ज सिर्फ इस तक है जितनी हमारी बॉडी है। तो इस बार हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगी, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इस बार हम बॉडी तक सीमित है, हम बाहर तक नहीं जा सकते क्योंकि हमारा चार्ज तो वहीं तक है। अब ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है गॉसियन सरफेस के लिए हो रहा है, तो ये पूरा गॉसियन सरफेस दे देगा। क्या होता है गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² इज इक्वल्स टू रो, नीचे एप्सिलॉन नॉट भी है, रो 4/3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम 4π से 4π को
काट सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलने वाली है वो मिलेगी रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड के लिए। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट हम कर रहे हैं इनसाइड जो भी पीछे आया रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस में सीधा का सीधा यूज हो जाते हैं ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाले हैं। लेकिन अगर आप देखोगे निकालने का जो मेथड है वो सबका सेम ही है, जो हमने पिछली वीडियो में भी निकाले थे इसी तरीके से निकाले थे और जो हम आज निकाल रहे हैं वो भी सेम तरीके से निकाल रहे हैं। तो यार अब देखो हमने इनसाइड भी निकाल ली, आउटसाइड भी निकाल ली, तो अब इसका ग्राफ देखना बहुत जरूरी है। और जो पिछली वीडियो में जो ग्राफ निकलाए थे वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। तो ग्राफ का कंसेप्ट अब देखते हैं। तो ये जो 2 रिजल्ट है इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले। ठीक है, फटाफट नोट करो यार, ग्राफ पे चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार ये देखो, ये तो हमारी आउटसाइड आ गई फॉर आर इज ग्रेटर देन आर, है ना, ये आउटसाइड आई है। तो इनसाइड हमारी क्या आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन, पी आर इज लेस देन आर थी, इनसाइड थी। देखो अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले ना हमें कुछ चीज सीखनी है। तो देखो पहली बात, जो पहले तरीका का ग्राफ होता है वो होता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब y और x सीधा डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर। तो उस तरीके का ग्राफ कैसा होता है, उस तरीके का ग्राफ आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइंस में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है प्लस में तो इंटरसेप्ट आता है ऊपर नीचे दाएं बाएं। लेकिन अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हमारा जो ग्राफ बनता है y और x का या y और r का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, सेकंड जो ग्राफ होता है वो होता है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। देखो इसका जो ग्राफ होता है ये आपने y पे बनाया और ये आपने x पे बनाया, बड़ा ही सिंपल है, आपको सिंपल ऐसे कर देना है। ठीक है, ये ग्राफ होता है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का। बना के देखना यार, जैसे 9th क्लास में ग्राफ नहीं बना रहे थे, x को 1 रखा, y की वैल्यू, फिर x को 2 रखा, y की वैल्यू, इसको प्लॉट करके देखना, देखो कुछ ऐसा ही ग्राफ आपको मिलने वाला है। ठीक है, थर्ड के लिए याद रखो, थर्ड के लिए जो होता है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो उसका भी अगर ग्राफ मैं बनाऊंगा, अगर मैं उसका भी ग्राफ बनाता हूं यार, जगह नहीं है, तो उसका भी जो ग्राफ आएगा मेरे पास वो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ में फर्क क्या है, ये जो ग्राफ होता है ना जिसकी पावर ज्यादा है ये जो ग्राफ है ये ज्यादा स्टीपर होता है। ज्यादा स्टीपर का मतलब है ज्यादा ऐसे घूम के आएगा। आपने ऐसा ग्राफ वहां पर देखा होगा पिछले साल 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में, जो हम एडियाबैटिक और उसका आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ बनाते थे, वो एडियाबैटिक का जो ग्राफ होता था वो ज्यादा स्टीपर होता था। अगर मैं दोनों ग्राफ को एक ही पर रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं कोशिश करूं कि दोनों ग्राफ को एक ही पे बनाऊं, तो देखो y और x का, तो देखो ग्राफ कैसा आएगा। ये y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ है, ये y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ है। लेकिन अगर मैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा आएगा। देखो ये जो ग्राफ है ये y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, देखो ज्यादा स्टीपर है। इसका मतलब ये है हम जैसे जैसे पावर को बढ़ाते जाएंगे, 3, 4, 5 करते जाएंगे, ग्राफ हमारा स्टीपर होता चला जाएगा। तो फिलहाल आपको अभी हाई पावर पे जाने की जरूरत नहीं है, तो 2 पावर को ही याद रखना है आपको, x का और x स्क्वायर का। तो एक साथ तो आपका बनाने का भी है नहीं कोई प्रॉब्लम, एक साथ आपको जरूरत भी नहीं है बनाने की। तो x स्क्वायर और x का ऐसा होता है। तो अभी हम जब बनाएंगे ग्राफ तो आपका इन दोनों का यूज पड़ेगा। तो प्लीज याद रखिए कि ग्राफ की शेप कैसी है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की और y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर की, तो और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की। ये तीनों ग्राफ हमारे अभी यूज होने वाले हैं, तो अभी हम देखेंगे इनका यूज कैसे होता है। तो चलो यार अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, फटाफट नोट कर लो, चलते हैं आगे। हाँ तो यार अब हम ग्राफ बना रहे थे इसका सॉलिड वाले का। तो देखो ये और ये 2 एक्सप्रेशन है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूँ, या प्लॉटिंग किसके बीच में करनी है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस में प्लॉटिंग करनी है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, वाई एक्सेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आर की जगह एक्स लिख सकता हूँ, तो मैं प्रोपोर्शनल साइन लगा देता हूँ और ये जितने भी कांस्टेंट है इनको गायब कर देता हूँ। तो रो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो आर की जगह एक्स लिख दिया। तो देखो पहला ग्राफ जो आ रहा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है। मैंने बताया था कैसा ग्राफ होता है इसका, ऐसा ग्राफ होता है। लेकिन ये ग्राफ हमेशा फॉलो नहीं होगा। ये ग्राफ कब तक फॉलो होगा, जब तक हम स्फीयर के सेंटर से लेके उसकी रेडियस तक जाते हैं, उसके सरफेस तक जाते हैं, तब तक ये रिलेशन फॉलो होगा। यानी ये रिलेशन कहां तक फॉलो होगा, आर की बाउंडेशन है कि ये आर इक्वल टू कैपिटल आर तक ही फॉलो होगा, मतलब जहां तक उसकी रेडियस है उसके सरफेस तक फॉलो होगा।
तो अब जैसे ही हम सरफेस से बाहर निकल जाएंगे तो कौन सा ग्राफ फॉलो होगा, ये वाला। अब इस ग्राफ को नजर ध्यान से देखो, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड y है और मैं बाकी सबको गायब करके प्रोपोर्शनल का साइन लगा दूं, नीचे आर स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर, क्योंकि आर को मैंने एक्स पे रखा है, तो देखो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही हम सरफेस से बाहर जाएंगे, मैंने इसका ग्राफ सिखाया कैसा होता है, जैसे ही हम सरफेस से बाहर जाएंगे तो हमारा ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो देख रहे हो, एक बार फिर से देख लो, ये स्फीयर का सेंटर है, तो सेंटर से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे। कब तक बढ़ोगे, जब तक आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर ना हो जाए, रेडियस के बराबर। तो जब रेडियस से बाहर जाओगे तो दूसरा जो ग्राफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, मैंने अभी बताया था। तो यार ऐसे आपको ग्राफ देखने हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 रीजन है, लाइन से इधर वाला स्फीयर के अंदर है, ये जो लाइन है स्फीयर का सरफेस है, और जो लाइन से इधर है हम स्फीयर से बाहर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं होप करता हूं आप ये देख करके आप बना लोगे। कुछ नहीं करना, ई की जगह वाई लिखना है, बाकी सबको गायब करना है, और आर की जगह एक्स लिखना है, बस यही कुछ फॉर्म आएंगी। ये फॉर्म हम कर चुके हैं, ग्राफ बन जाएगा। मैं होप करता हूँ समझ आ गया होगा। अब पिछली वीडियो में देखो, ये इस अभी का समझ आ गया, फटाफट नोट कर लो। पिछली वीडियो में हमने एक एक्सप्रेशन किया था, हमारे पास पॉजिटिव लाइन ऑफ चार्जेस थी, इसके आर डिस्टेंस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं थी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका ग्राफ निकालना है, तो इसका ग्राफ पेपर में पूछ लेता है। तो यार देखो, ई और ये आर, अगर आप ध्यान से देखो तो ये y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ है। बाकी सबको गैप कर दो, ई को y लिख दो, आर को x लिख दो। तो इसका ग्राफ कैसे सिखाया मैंने, ऐसे ही कुछ होता है। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, तो ऐसा आ गया। हमने एक इनफाइनाइट शीट ली थी पिछली वीडियो में, इनफाइनाइट शीट ली थी, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो वो आई थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों आया, ये दिखाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस की कोई टर्म है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है, जो ग्राफ है, वो कुछ ऐसा होने वाला है। तो हमने ग्राफ देख लिए, ये इसका भी ग्राफ पूछ लेता है एक एक नंबर में सीबीएसई के क्वेश्चंस में। जो भी हमने सॉलिड स्फीयर का किया उसका ग्राफ भी पूछ लेता है डेरिवेशन के बाद, और इसका ग्राफ भी पूछ लेता है। तो प्लीज ग्राफ को अंडर एस्टिमेट मत करना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज इकट्ठे बता दिए सारे। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, हमने जो स्फीयर था उसका नॉन कंडक्टिंग वाला पार्ट पढ़ लिया। कंडक्टिंग वाला आप जानते हो, वो जो शेल होता है उसकी तरह रिजेंबल करेगा, जो कि पिछली वीडियो में है। अब चलते हैं स्फीयर का, सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग करा, अब सिमिलर बस स्फीयर की जगह हमारा आ जाएगा सिलेंडर। होप करता हूं क्लियर हो रहा होगा टॉपिक। ग्राफ बनाने भी आ गए, स्फीयर का निकालना भी आ गया कि नॉन कंडक्टिंग होगा पूरा सॉलिड, तो कैसे निकालते हैं। अब स्फीयर की जगह ना वो क्या दे देता है, सिलेंडर। अब चलते हैं सिलेंडर की डेरिवेशन पे। सिमिलर वही है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, हमारे पास दे रखा है ये रहा, ये लो। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, और इसकी लेंथ हमारी कैपिटल एल दी हुई है। ठीक है, तो अगर मुझे इसके इनसाइड अगर हमें निकालनी है तो इसका गॉसियन सरफेस कहां बनेगा, गॉसियन सरफेस बनेगा जिसकी रेडियस स्मॉल आर है एंड लेंथ हमारी स्मॉल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इसका एक्सिस है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर है। तो इसका सरफेस, अब हम देखते हैं ना, यहाँ पे 3 सरफेस होते हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो कहां बनेगा, ये मैंने एक छोटा सा पैच ले लिया, इस पैच का एरिया वेक्टर n1 कैप इधर बनेगा। मैंने एक छोटा सा पैच इधर भी लिया है, इसका एरिया वेक्टर n2 कैप इधर भी बनेगा, और मैंने एक छोटा सा पैच इधर भी ले लिया, इसका एरिया वेक्टर हमारा n3 कैप इधर भी बनेगा। बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 3 एरिया वेक्टर बन गए, दिस सरफेस एंड ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है इसका। ठीक है, तो लगा दो अपनी इक्वेशन। क्या पढ़ी थी हमने इक्वेशन, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। इस बार एप्सिलॉन ही आएगा क्योंकि हम अंदर निकाल रहे हैं उसकी जो
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो भी रो दे रखी है आपको, ठीक है, तो इसमें भी रो दिया हुआ है आपको। तो अब ये जो ई डॉट डी एस है इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा यार, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 सरफेस है। स्फीयर में तो एक ही होता है तो एक ही में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे 3 सरफेस है। तो जैसे आप देख पा रहे होगे तो मैं 3 बार लिखूंगा, ई का मैग्नीट्यूड, ds1 का मैग्नीट्यूड। देखो अब 1 के लिए मैं देखो एंगल देखूंगा cos थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है और n1 का है 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा इसको लिख दो 0, ठीक है। फिर प्लस लगाऊंगा। इस सरफेस के लिए भी देखो, इसके लिए जैसे इसके लिए 0 हो गया, ऐसे इस सरफेस के लिए भी 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो इसके लिए भी पूरा cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये किया हुआ है यार पहले पिछली वीडियो में देखना। और प्लस जो तीसरा सरफेस है वो ये रहा, तो इसके लिए हमारा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, एरिया वेक्टर भी ऊपर है, तो एंगल 0 और cos 0 होता है 1। तो हम क्या लिखेंगे, ई का मैग्नीट्यूड ds3 का मैग्नीट्यूड, इसका हमें इंटीग्रेट करना है इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। तो देखो q बाय एप्सिलॉन को हमारा क्या होता है, हमने चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अभी किया था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं रो, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी रो इंटू वॉल्यूम, दिस इज एप्सिलॉन, ठीक है। तो आप जानते हो यहाँ पे 3 सरफेस थे, 3 सरफेस में से ये भी 90 ये भी 90, 2 तो 0 ही हो गए, तो बचा कौन सा है, सिर्फ ये बचा है, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। तो E, अब देखने वाली बात ये है, ये जो सरफेस 3 है ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, जब ये सारे पैचेस ऐड होंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिलेगा ना आपको। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई रेडियस, रेडियस कितनी है गॉसियन सरफेस की स्मॉल r, और लेंथ कितनी है गॉसियन सरफेस की l, इक्वल टू रो। अब देखो फिर अगेन यहाँ पर वॉल्यूम डालनी है आपको, तो सिलेंडर की वॉल्यूम लेनी है, तो कौन से सिलेंडर की वॉल्यूम लोगे, बड़े वाले की छोटे वाले की, ऑफ कोर्स छोटे वाले की जो गॉसियन है ये, इसकी वॉल्यूम क्या होगी पाई r स्क्वायर h पाई स्मॉल r स्क्वायर, और लेंथ कितनी है l बाय एप्सिलॉन। यार देखो जो कट रहा है काट दो, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, l से l कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है रो r बाय 2 एप्सिलॉन। स्फीयर में आ रही थी रो r बाय 3 एप्सिलॉन, इसमें आ रही है 2 एप्सिलॉन। तो यार देखो मेथड बिल्कुल सेम है, मेथड में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने वही गॉसियन सरफेस बनाया, 3 सरफेस में डिवाइड कर दिया, 3 सरफेस में से 2 सरफेस थे राइट एंगल पे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, cos 90 0 हो गया तो वो हट गए, फिर कर्व सरफेस एरिया बच गया। कर्व सरफेस हमेशा गॉसियन का ही लेना होता है, तो गॉसियन का लिख दिया। राइट में चार्ज की जो वैल्यू होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है हमारा, देखो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है हमारा रो, तो चार्ज की जगह क्या आ जाएगा रो इंटू वी, तो रो इंटू वी आ गया। अब वॉल्यूम किसकी लेते हैं, वॉल्यूम वही लेनी होती है जो अंदर, अगर हम बात करें अंदर, तो ये गॉसियन सरफेस था, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो लेना होता है, तो रो इंटू वी लिख दी, तो वॉल्यूम किसकी लेंगे गॉसियन की, तो यहाँ आ गया गॉसियन, तो यहाँ आ गया पाई r स्क्वायर l कट गया, रो r बाय 2 एप्सिलॉन, तो ये आ गया हमारा रो r बाय 2 एप्सिलॉन। तो हमारा ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तो था इनसाइड, फटाफट करते हैं आउटसाइड वाली, फटाफट नोट कर लो इसको। हाँ, तो अगेन हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इस बार हमें बाहर निकालना है तो हम गॉसियन सरफेस कहां बनाएंगे बाहर, तो ये भी एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने बाहर बना दिया, ठीक है। तो हमारा जो रियल सिलेंडर था उसकी रेडियस कैपिटल आर थी, और गॉसियन की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। जो हमारा रियल सिलेंडर की कैपिटल एल थी और गॉसियन की स्मॉल एल है। अगेन यहाँ पर एक एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर ऊपर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, दिस इज n1, दिस इज n2 एंड दिस इज n3, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी ऊपर। यहाँ पर मेथड बिल्कुल सेम है, इस बार भी 2 सरफेस 90 डिग्री पे है, सेम सब कुछ, ये भी 90 ये भी 90, वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अपनी इक्वेशन क्या लिखते हैं, और उसका भी रो है तो क्या लिखते हैं, ई डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज बाय, इस बार एप्सिलॉन नॉट हम लगा सकते हैं, एयर में है। अब इसको हम 3 पार्ट में बांट देंगे, देखो 3 पार्ट में, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, और एक ये कर्व्ड वाला। तो जब मैं पहले वाले को लिखूंगा, cos थीटा लगाना है मुझे, तो देखो फर्स्ट वाले के लिए cos 90 क्या हो जाएगा 0, प्लस सिमिलरली दूसरे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, ये जो दूसरा 90
ये भी हो जाएगा 0 क्योंकि cos 90 0 होता है, प्लस जो बचेगा रियलिटी में वो हमारे पास यही बचेगा बस, ठीक है। तो इसको लिखना साफ साफ जरूरी है, तो ये हो जाएगा E का मैग्नीट्यूड ds3 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, cos 0 हो गया 1 इक्वल टू, अब देखो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, वही रो, तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इंटू वॉल्यूम बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चलो आगे, बिल्कुल पीछे की तरह ही हो रहा है, ये दोनों 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, तो क्या हो गया, E की वैल्यू बाहर आ गई। अब इंटीग्रल ऑफ ds3, तो इंटीग्रल ऑफ ds3 क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया क्या है, गॉसियन सरफेस का 2 पाई RL, सेम ही है, ठीक है, इक्वल टू रो। इस बार वॉल्यूम क्या लेंगे, मैं इसमें ये पूछा हूं, इस बार ध्यान से देखो वॉल्यूम क्या लोगे, इस बार आपने गॉसियन सरफेस बाहर तक बना दिया, लेकिन इस एरिया में है क्या, इस वॉल्यूम में कोई चार्ज है क्या, नहीं, क्या इस वॉल्यूम में कोई चार्ज है क्या, नहीं। तो अगर आप गॉसियन सरफेस को देखो तो सिर्फ इस पार्ट में चार्ज है। एक बार फिर से, अगर आप देखो पूरा गॉसियन सरफेस बाहर तक, तो चार्ज कितने रीजन में है, चार्ज हमारा सिर्फ इस रीजन में। तो हमें चार्ज देखते टाइम बस ध्यान रखना है कि हमें वही रीजन लेना है जिस रीजन में हमारा चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जिस रीजन में हमारा चार्ज बैठा है वो ये वाला सिलेंडर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। बाहर तो चार्ज है ही नहीं, तो क्या हम यहाँ पे पूरी गॉसियन सरफेस की वॉल्यूम लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। पूरी गॉसियन सरफेस की वॉल्यूम नहीं लिख सकते, क्योंकि पूरी वॉल्यूम लिखेंगे तो बाहर वाले में तो यहाँ तो चार्ज है ही नहीं, तो हम ये वाली वॉल्यूम लिखेंगे जो कि क्या होगी, पाई। अगर आप देखो इस सिलेंडर का अंदर वाले की रेडियस कितनी है, r, पाई r स्क्वायर h। लेकिन अगर आप लेंथ देखोगे, लेंथ तो गॉसियन सरफेस जितनी ही है, l, कैपिटल L मत ले लेना, पूरी लेंथ नहीं लेनी, गॉसियन सरफेस जितनी, दिस इज L, दिस इज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो L से L कट गया, L सब में ही कट जाएगा, L का कोई रोल नहीं है, पाई से पाई कट गया। तो आंसर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, दिस इज रो r स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, रो r स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, ये बाहर। अब इसका ग्राफ जल्दी से प्लॉट करो, जब तक मैं रब कर रहा हूं जब तक आप खुद बनाने की भी कोशिश करो, ग्राफ कैसा आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी हमारी इनसाइड, दिस इज रो r बाय 2 एप्सिलॉन। तो यार ग्राफ बनाते हैं जल्दी से, कैसा ग्राफ बनेगा हाँ तो यार इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को y बोल दिया और r को x बोल दिया, और मैंने क्या बोला था, सबको गैप कर दो, प्रोपोर्शन लगा दो, तो क्या आएगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब ये बात सोचो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कब तक लागू रहेगा, जब तक वो अंदर है, यानी जो डिस्टेंस है रेडियस के बराबर है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं ये सिलेंडर की बात करता हूं, तो जब तक वो अंदर है यहां से यहां तक, तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को फॉलो करेगा, यानी डिस्टेंस कहां तक फॉलो करेगा, r तक, कैपिटल R, रेडियस तक। उसके बाद अगर आप इसको देखोगे, इसको अगर मैं y बोल दूं और सबको गायब कर दूं, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। देखो मैंने क्या कहा था, r को x लिख दो, e को y। अब देखो इसका ग्राफ कैसा होता है अगेन, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ है, ये y इक्वल टू y इज प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ है। तो इसमें 3 रीजन है, ये जो लाइन से लेफ्ट वाला रीजन है ये सिलेंडर के अंदर वाला पार्ट है, ये जो लाइन वाला रीजन है, ये लाइन जो है वो सरफेस है, और जो राइट वाला पार्ट है हम सिलेंडर से बाहर निकल गए हैं, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उसका ग्राफ बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कंपटीशन में भी पूछ लेता है और सीबीएसई में भी पूछ लेता है, सीबीएसई में भी अब एमसीक्यू का ट्रेंड चल चुका है, तो ये सवाल आता है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पता है जैसे कि हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो सारी क्वेश्चंस पे होंगी, और एक से एक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और जो उसमें कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट भी साथ साथ पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। होप करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। तो जैसा कि हमने किया है कि अगली जो हमारी वीडियोस होंगी 1-2 वो क्वेश्चंस पे बेस होंगी, तो यार 1-2 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, सारी वीडियोस जाके देख लो पीछे वाली, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, तब क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना कॉन्सेप्ट्स नहीं आते क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखो अपना, स्टे होम स्टे सेफ।